Hi everyone, very warm welcome to all of you at Tandon classes. So today we are going to discuss about the gravitation यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो आज जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत सीरियसली होके पढ़िएगा और बहुत इजी सा चैप्टर भी, आपको जनरली सारी चीज़ें जो है वो पता होंगी, बट फिर भी एक तरीके से हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं। हमने पिछले वाले लेसन में बात की फोर्सेस होती क्या हैं। ठीक है, फोर्सेस में मैंने आपको बताया था, एक कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, दूसरी मैंने आपको बताया था कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। ये दोनों की दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं उनमें एक सबसे बड़ी जो है आपकी आती है ग्रेविटेशन, है ना। हमने ग्रेविटेशन के बारे में भी बात आपकी की थी, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है इसका मतलब क्या है कि एक तरीके की नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, हमारे ब्रह्मांड में आप सभी जितने भी कोई ऑब्जेक्ट देखोगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको आप ग्रेविटेशन फोर्स कहते हो। चलो, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये आप सभी को भी पता ही है, बट जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें नहीं पता है, आइए उनको कंसिडर करते हैं, राइट। तो लेट मी ओपन द स्क्रीन फर्स्ट आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। तो एज ये आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, किसके रिलेटेड, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटेड, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से डिस्टेंट फोर्स है। डिस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को या कोई भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक तरीके से डिस्टेंट फोर्स, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे दुर्बल प्रकृति वाली एक तरीके से ये फोर्स है, बल है जिसको आप बोलते हो, राइट। दूसरा मेजर इसका कैरेक्टरिस्टिक ये आता है कि जब भी कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन के साथ ये वर्क करती है। मैम आपने क्या बोला, देखिए, देखो मैं लिख रही हूं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एक्शन और रिएक्शन, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं दो फोर्सेस है, जैसे अगर आप कह लो कोई भी मतलब ले लो टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज हम लेते हैं, इनमें ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ऑपोजिट इन डायरेक्शन इनमें एक तरीके से रिएक्शन होगा। जैसे आपने एक बॉल फेंकी है और बॉल वो दीवार पे लगती है तो वो वापस आती है, आप देखते हो, तो ऑपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो यही आपको ये कह रहा है, ठीक है। चलो, ये हो गया पॉइंट। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण की जो बल है, ये एक तरीके से वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ये मैंने आपको फोर्स वाले चैप्टर में भी बताया था कि ये एक वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। चलो, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, ये कंपैरिजन के भाव से पूछा जाता है। जैसे आपको एग्जामिनर ये बात पूछ लेगा कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत बल, ठीक है। और आपका कह लो एक आपकी फोर्स होती है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स, राइट। न्यूक्लियर फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय बल। और यहां पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। अब इनका ना कंपैरिजन आ जाएगा। अगर हम गुरुत्वाकर्षण या जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हो, इसको अगर आप देखोगे ये कितनी ज़्यादा आपकी एक तरीके से वीकेस्ट फोर्स कैसे है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितनी कम है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी स्मॉलर है, कितने टाइम स्मॉलर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 की पावर 36। अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी ज्यादा है, तब भी आपका यही आएगा, राइट, 10 की पावर। और अगर ये पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियर पावर से कितनी ज्यादा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर से ये आपकी 10 की पावर 38 टाइम्स, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज करता है। बस आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है 10 की पावर 38 टाइम्स बड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है, वो ये आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज, अगर दो बॉडीज है, सपोज करो बॉडी एक ए है और ये बॉडी बी है, ये दोनों स्मॉलर है, दोनों की दोनों छोटी हैं, ठीक है, तो इनमें जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर मैं इनका बड़ा साइज ले लेती हूँ ऐसे, तो यहां पर इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। तो मैंने क्या पॉइंट आपको बताया, मैंने सिंपल सा आपको ये पॉइंट बताया है, वो ये है कि जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हो, ठीक है, बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज, बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज इज वेरी स्मॉल, right? On the other hand, gravitational force between two large bodies is large, right? ये बात याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें हम एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बात पहले ही पढ़ी कि जितने भी ब्रह्मांड में जो प्रत्येक वस्तु होती है, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट एवरी ईच अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि हर एक जो भी वस्तु है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये लॉ कहता क्या है, इस लॉ को मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ ताकि आप बहुत इजीली इसको समझ जाएं। और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई बारी ऐसा होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, और कई बारी बहुत इजी से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कह लो ग्रेविटेशन जो है, सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दिया किसके द्वारा गया था, ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा, राइट। अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये क्या कहता है, कहता है सपोज करो कि आपके पास दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है, राइट, एक बॉडी आपकी बी है, ओके। तो उनका जो डिस्टेंस है, यानी कि ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस है, सपोज करो कि वो आपका आर है, राइट। अब यहां पे वो आपको क्या कह रहा है, कहते द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन
two objects, the attractive force between two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square at the distance between them. अब आपको नहीं समझ आया? अब देखो, ये A ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है m1 और इसका मास क्या है m2. मास का मतलब इसका वेट, मास कह लो कि जितना ये आपका वेट कैरी कर रही है, जितना ये वॉल्यूम कैरी कर रही है, राइट. अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या आप कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे इनवर्सली का मतलब नीचे आता है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू बनेगी. अभी इसको हम पूरे तरीके से लिखते हैं ताकि आपको और इजीली जो है समझ आए. मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the attractive force between two objects in the universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, right. अब आप अगर ये बात देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बारी कैपिटल जी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है. एक बात याद रखना, एक स्मॉल जी होता है, एक आता है आपका कैपिटल जी. तो कैपिटल जी आपका ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि फोर्स की वैल्यू है. इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट रहती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11. ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाती है कि आपको कैपिटल जी की वैल्यू जो है एग्जाम में आस्क कर ली जाएगी. एक बात का और ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 की पावर के साथ खेला जाता है. कई बार 12 लगा दिया जाता है, कई बार माइनस नहीं लगा होगा, और या यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी जाएगी. बहुत ही माइनर सा चेंज करते हैं, भूल जाती है. तो 6.67 10 की पावर -11 ये आपको याद रखनी है, राइट. ये इसके यूनिट्स आ गए. उसके साथ साथ अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं. ये मैं आपको सिखा दूंगी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बट आप सिंपल सी वैल्यू को याद रख लीजिए. इसकी वैल्यू आपकी होती है m-1. ये भी कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. ठीक है, जहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन डालना हो तो ये पूछ लिया जाता है. तो ये भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका याद रखना है. ओके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है. देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर जो बॉडीज है, ठीक है, वो बड़ी है या छोटी है या जैसे मर्जी है, क्या ग्रेविटेशनल लॉ सब पे लगेगा? तो यस, ये यूनिवर्सल लॉ है. ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडीज, ठीक है, चाहे उसका साइज है, चाहे उसका शेप है, चाहे उसका पोजीशन है, कुछ भी है, ये सबके ऊपर लॉ जो है वो एप्लीकेबल है. वैल्यू आपकी ऐसे ही निकलेगी. अब देखो अगर हमें यहाँ पर इक्वल टू लगाना है तो जी आपका कांस्टेंट होता है, राइट. तो आप एक तरीके से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ऐसे भी, ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, कई बार वैल्यूज दे दी जाती है न्यूमेरिकल में, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो समझा रही हूँ, राइट. तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इस लॉ की, ये लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं. देखो जो हमारे अर्थ को बाइंड करके रखती है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. जो हमारा अर्थ है वो आपका मोशन, मून जो है वो अराउंड द अर्थ करता है, ये भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है. हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर जो है,
ठीक है, अर्थ में प्रेजेंट है, ये भी किसके कारण है, ग्रेविटेशनल लॉ के कारण ही है। हमारा एटमॉस्फेयर ही ना होता अगर ग्रेविटेशन जो है आपकी ये पावर ना होती। तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसकी एप्लीकेशन भी अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे मैंने ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आपको सिंपल भाषा में समझा दी है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इट एक्सप्लेन्स द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल ऑब्जेक्ट, चाहे ह्यूमन बीइंग है, टू द अर्थ। ये हमें बताता है कि मोशन ऑफ द मून, इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन ऑल्सो, एंड इट क्लैरिफाइड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाएगा जो टाइड्स यानी कि जो आपकी वेव्स होती हैं समुद्र में आती हैं, क्या वो ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन के कारण भी हो सकती है। ये सीडीएस लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम करेंगे, तो ये तब आपके बाद आपको एप्लीकेशन का समझ में आएगा। अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। इसको समझने के लिए हमें अगेन एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट का जो आपका नाम है वो है आपका एक तरीके से जिसको आप कह लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना एक कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है, तो ये आपका स्मॉल जी है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसको पहले मैं ना आपको एक डिफाइन करना चाहूंगी ताकि आपको समझ में आ सके। साइंस में ऐसा होता है कि डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ही आपको पूरा चैप्टर समझा देती है। तो पहले डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो कहता है whenever an object falls towards the earth, जब कभी भी, आप इसको सिंपल कह सकते हो, जब कोई वस्तु, ठीक है, गुरुत्वीय तरंग के कारण अंतर्गत पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है। तो मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एन एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, इज इन्वॉल्व। हिंदी में इसको हम लिखेंगे जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसको बात को समझे। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि यहाँ पर मैं टॉप पे खड़ी हूँ, राइट, यहाँ पे समझ लीजिए मैं खड़ी हूँ। तो मैंने क्या किया कि एक बॉल थी उसको मैंने नीचे गिर दिया। तो ये बॉल जाएगी कैसे, जैसे ही इसका मतलब धीरे धीरे फटाफट ये अट्रैक्ट होगी, गिर जाएगी, है ना। धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो बदलती है, और इसी को हम एक तरीके से एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपने एक्सेलरेट किया, आपने स्पीड को हल्का सा इंक्रीज किया, जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझोगे अगर नहीं पता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहते हैं दिस एक्सेलरेशन is due to the Earth's gravitational force and is called acceleration due to gravity. Acceleration due to ग्रेविटी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे बॉडी अर्थ के करीब आती जाएगी वैसे वैसे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको और पावर से खींचेगी,
बात समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा कि बॉल गिरने की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे ही आप इसको कहते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन यानी कि जो बॉल गिर रही है वो किस कारण गिर रही है? ग्रेविटी के कारण। इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको समझेंगे हम और करीब से। देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब सेकेंडली अगर हम बात करें, कई बारी जो होता है ये पूछ लिया जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो आपको याद रखना है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स होती है, मतलब ऊपर से नीचे गिरेगी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, जैसे जैसे जो इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। अब प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होती है ये अभी समझेंगे। तो जनरली आप ये लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। और जो वैल्यू ऑफ जी है, जैसे हमने कैपिटल जी की वैल्यू की, कैपिटल जी की हमने वैल्यू क्या की 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, राइट। और उसी तरीके से स्मॉल जी की वैल्यू भी होती है। जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी जो वैल्यू है आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आ गई। अब इसको समझते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। कहते हैं वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इट इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, किस लिए प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ऊपर से कोई चीज फेंकोगे, जैसे ये फेंक रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उसको खींच रही है। कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको बात करते हैं, कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसके द्वारा हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब एक और चीज हम इसकी जो है कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। जैसे ये वाला पॉइंट, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक और सीखते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो है ये बात समझ में आए। जस्ट अ सेकेंड। तो कुछ केसेस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ये आपकी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आपकी प्लेस चेंज होती रहती है। प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू जो है वो आपकी वेरी करती है। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैम कैसे, राइट। तो इसको समझते हैं। सपोज करिएगा कि ये आपका अर्थ है, राइट, दिस इज योर अर्थ। अब हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पर एक्ट कर रही है? ऑब्वियसली बात है, अर्थ में। ओके, कुछ समय तक अर्थ के बाहर वाली बाउंड्री में भी आपकी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका रहेगा। ओके, अब इसको समझिए, ये आपका अर्थ का सेंटर है। ओके, सेंटर। अब समझते हैं केस 1। कहता है आउटसाइड द अर्थ सरफेस। कहता है इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the center of the earth increases, the value of small g
डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने कि सपोज करो कि पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ये ऑब्जेक्ट आकर यहाँ पे आ गया है और ये आपका सेंटर है। तो हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने ये बोला कि अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ये इंक्रीज करता जाएगा तो जो वैल्यू ऑफ जी है ये डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि जब ये पास आता जाएगा सेंटर के तो वैल्यू बढ़ेगी ना, राइट? और जब ये दूर जाता जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है ये डिक्रीज करती जाएगी। पहला केस समझ में आया? ओके, नंबर सेकंड केस। सेकेंड ये केस ये कहता है, चलो ये तो हमने आउटसाइड के बारे में बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ मतलब कि वैल्यू ऑफ जी कैसे रहेगी। कहता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ increases, the value of G increases। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो कि पहले यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो सेंटर से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक तरीके से डिस्टेंस बढ़ रहा है। सेंटर से जब इनसाइड द अर्थ बढ़ेगा ना तो हमेशा वैल्यू ऑफ जी जो है वो इंक्रीज होगी। आउटसाइड में अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब यहाँ पे अगला जो है हमारे पास आता है एक और चीज, जब हम ये बीच में होंगे, यहाँ पे अगर हम सेंटर में होंगे, सेंटर में होते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल यानी कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। सेंटर में जो आपके स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। इनसाइड अगर कोई बॉडी पड़ी है उसका डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। आउटसाइड द अर्थ अगर वो इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट समझने वाला है। देखो, जो अर्थ होती है ना ये आपकी थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है पोल्स के ऊपर। ओके, अब जो रेडियस होता है वो आपके अर्थ का रेडियस, आप सभी को पता है, इसको आप बोलते हो, जो रेडियस होता है आपके अर्थ का वो लेस होता है पोल्स पे एज कंपेरिजन टू द इक्वेटर। अगर हम इधर की ओर देखें जो हमारा रेडियस है वो ज्यादा पड़ेगा, और अगर आप इधर की ओर देखो जो हमारा रेडियस है वो कम पड़ेगा। सिंपल सी बात। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी होगी इस लेस होगी एट इक्वेटर देन एट पोल्स। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अर्थ जो है is flattened poles, right? Thus radius of earth is less at poles than at equator, राइट? तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो लेस है, कहाँ पे? इक्वेटर पे, बट वो लेस देन इक्वेटर देन पोल्स। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे आइए, पीछे यही हम पढ़ रहे थे, ये वाला पॉइंट कहता है एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स। ओके, तो यहाँ पे जो पोल्स है, पोल्स पे आपकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो ग्रेटर होती है देन एट द इक्वेटर। ओके, क्योंकि इक्वेटर पे आपकी लेस है और पोल्स पे आपकी ज्यादा है।
ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कि आपने ये नहीं पूछा कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि पोल्स पे रेडियस का ये क्या मतलब रीज़न है ना, ऐसा क्यों है कि भाई वैल्यू ऑफ जी जो है वो बेसिकली आपकी इक्वेटर पे कम है रेडियस के कारण, ये क्या रिलेशन क्या है। देखो कहते हैं वैल्यू ऑफ जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरीके से। हमने जी किया इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर। अब यूनिवर्सल हमें इसका वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ हमें पता है, तो जब आप इसको फिल करोगे और रेडियस जब आप फिल करोगे आपको वैल्यू ऑफ जी निकल जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे वैल्यू ऑफ जी कैसी होगी, और जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे वैल्यू ऑफ जी कैसी होगी। अब बात समझ में आई। तो ये बेसिकली रिलेशन था। दैट इज वाई जो पोल्स होते हैं, मतलब एज अ रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो, एक और चीज हमारे पास आती है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे ना अर्थ के बारे में अगर आप देखोगे, ओके, तो ये आपका सेंटर है, राइट। अब हम जो बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसे कुछ आपकी जो है एग्जाम्पल्स पे, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है जैसे कि टेनिस बॉल का, राइट। जो टेनिस बॉल होती है ना वो ज्यादा बाउंस करती है आपकी हिल्स में वो ज्यादा बाउंस करती है, ठीक है। और अगर आप प्लेन के बारे में बात करो वहां पे आपकी वो इतना ज्यादा बाउंस नहीं करती। जैसे घर में अगर आप बाउंस करवाओगे एज कंपेरिजन टू द हिली एरिया, वो इतना ज्यादा बाउंस नहीं करेगी, राइट। ऐसा क्यों, क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलोगे। बात याद रखना, जो टेनिस बॉल है, ठीक है, वो हिल्स में बाउंस इसलिए ज्यादा करती है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सलरेशन है, ठीक है, इज लेस ऑन हिल्स पे वो लेस होता है एज कंपेरिजन टू द प्लेन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये तो चलो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर। अभी हमें बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी है। जैसे एक और चीज है, एक क्वेश्चन और आता है, आपको मैं ये भी करवा देती हूँ। वैसे जब हम केपलर लॉ पढ़ेंगे प्लैनेटरी मोशन का, उसमें हम ये कवर अप करते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी। कहता है कि जैसे सपोज करो कि आपकी अर्थ, अभी हमने समझा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल है, इस ग्रेविटेशन से निकलने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से बाहर की ओर फेंकना है कि वो ग्रेविटेशनल से बाहर निकल जाए, ओके। तो इसकी पावर आपसे कई बार पूछ ली जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी। मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अगर वो जाएगा ना तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा। जो रॉकेट्स होते हैं वो इसी पावर से आपके निकलते हैं, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हुई, इज डिफाइंड as the minimum speed with which a body is to be projected vertically upward, मतलब ऊपर की तरफ, जैसे आपके रॉकेट को रखा जाता है ना vertically upward from the surface of the earth। इतना ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ आ गया बहुत है, ओके। और इसको
ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकला जाता है, दैट इज नोन एज अ एस्केप वेलोसिटी। सो दिस इज योर लेसन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ इसमें समझने वाला है, और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अभी हम आगे भी और चीज़ें बहुत सारी करेंगे। सो आई होप यू लाइक द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।